नमस्कार। आप सभी का बायजूस आईएएस हिंदी में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम 4 मई 2021 को द हिंदू समाचार पत्र में प्रकाशित प्रमुख समाचारों और आलेखों का विश्लेषण करेंगे। ये क्लास सिविल सेवा, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही लाभदायक है। आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले देखते हैं आज के विषयों को। हम लोग सबसे पहले देखेंगे एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण को, जिसके अंदर में पर्यावरण, मनुष्य और पशु, इन तीनों के मध्य में एक संतुलित दृष्टिकोण ही आगे आने वाली जनरेशन्स को, वर्तमान दुनिया को अनेक महामारियों से बचा सकता है। फिर हम बात करेंगे परमाणु चुनौती के बारे में, जिसका संबंध उत्तर कोरिया और अमेरिका के साथ में है। फिर हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज के बारे में। हम सभी लोग जान रहे हैं कि म्यांमार से एक बड़ी संख्या में लोग भारत की तरफ आ रहे हैं, जो लोकतंत्र के समर्थक हैं। तो इन लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा के संदर्भ में मणिपुर उच्च न्यायालय ने कुछ बातें कही हैं, उस पर ध्यान देंगे। फिर हम बात करेंगे शेख जायद बुक अवार्ड के बारे में। फिर केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की चर्चा होगी और अंत में बात करेंगे मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्नों के बारे में और इन उत्तरों को लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, उस पर भी हम बात करेंगे। इस क्लास का पूरा फायदा उठाने के लिए आखिर तक मेरे साथ में बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला समाचार पेज संख्या 6 से लिया गया है। GS2 गवर्नेंस के साथ में इसे हम जोड़ सकते हैं। A one health approach that targets people, animals. The battle against COVID-19 should also be used as an opportunity to meet India's One Health targets. अब यहां पर क्या क्या बातें हैं देखिए। लेखक कहते हैं कि यह धरती केवल मानवों की ही नहीं है। इस धरती पर पेड़ पौधे हैं, पशु हैं और मनुष्य को इन सबके साथ में सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस की तरफ जाना पड़ेगा और हम सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर आप इस डायग्राम को यहां पर देखें तो ये बातें और स्पष्ट होंगी कि यहां पर ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ और एनवायरमेंटल हेल्थ, ये तीनों के तीनों बिंदु यहां पर आकर के आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और यहीं से विकास होता है एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण की विचारधारा का। लेखक कहते हैं कि वर्तमान महामारी ने हमें यह सोचने समझने के लिए एक अवसर दिया है कि हम एक स्वास्थ्य नीति के निर्माण की तरफ आगे बढ़ें। आधुनिक विकृति विज्ञान के जनक, मतलब पैथोलॉजी की बात हो रही है यहां पर, रुडोल्फ विर्चो लगातार इस बात पर ध्यान देते थे कि पशु और मानव चिकित्सा के बीच अनिवार्य रूप से कोई विभाजन रेखा मौजूद नहीं है और उन्होंने इस बात को अपने कई सारे लेखों में, पुस्तकों में भी सामने रखा। 24 अप्रैल 2021 इस दिन विश्व पशु चिकित्सा दिवस का आयोजन हुआ और पशु, मनुष्य और पर्यावरण के परस्पर संबंधों पर कई सारी चर्चाओं का आयोजन किया गया। यहाँ पर कई सारे निष्कर्ष हमारे सामने आए, जैसे कि कई सारे वर्तमान के या उभरते हुए संक्रामक रोग, इनमें से लगभग 2/3 से अधिक ऐसे हैं जो जूनोटिक हैं। जूनोटिक का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? पशुओं से फैलने वाले रोग हो गए। हम वर्तमान में कोविड-19 महामारी जिसे देख रहे हैं, यह भी तो एक प्रकार की जूनोटिक डिजीज ही है। इसके अतिरिक्त रोगों की एक अन्य श्रेणी भी है जिसे हम लोग एंथ्रोपोजोनेटिक संक्रमण कहते हैं, जो कि मनुष्यों से पशुओं में स्थानांतरित हो जाता है और उनके लिए घातक सिद्ध होता है। अब यहां पर निपाह वायरस, इबोला, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मर्स और एवियन इन्फ्लुएंजा, अगर हम इन अतीत की बीमारियों की बात करें तो इन्होंने भी हमारा ध्यान इसी तरफ खींचा था कि पर्यावरण, पशु और मानव स्वास्थ्य, इनके बीच के जो अंतर संबंध हैं, इन पर गहन अध्ययन होने चाहिए और ऐसे लोगों को, ऐसी संस्थाओं को कोऑर्डिनेशन करना चाहिए
आपस में कम्युनिकेट करना चाहिए और कोलैबोरेट मतलब गठबंधन बनाने चाहिए ताकि इस त्रिकोण को संतुलित किया जा सके, क्योंकि जब यह त्रिकोण संतुलित होगा तभी मानव जाति के समक्ष भविष्य में आने वाली महामारियों के संकटों को टाला जा पाएगा। अब अगर आप लोग यहां पर ध्यान दें तो वैश्विक स्तर पर कई सारी पहलें चल रही हैं, जैसे ट्राई पार्टी अलायंस, त्रिपक्षीय गठबंधन प्लस की हम लोग बात करते हैं, यहां पर आप ये देख सकते हैं। अब इस गठबंधन प्लस का जो उद्देश्य है वो है वन वर्ल्ड वन हेल्थ। इस उद्देश्य को आगे बढ़ाना, इस क्षेत्र के अंदर में शोध को बढ़ावा देना, जो एक्सपर्ट्स हैं उनको एक मंच पर लेकर के आना ताकि विचारों का आदान प्रदान किया जा सके, लोगों की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे इस विषय को आगे बढ़ाया जा सके। और भारत को इन वैश्विक पहलों से निश्चित रूप से सीखना चाहिए, बहुत आवश्यक होगा। आप लोग यहां पर इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि जो त्रिपक्षीय गठबंधन प्लस है इसमें कौन कौन से संगठन शामिल हैं। आप देख सकते हैं खाद्य और कृषि संगठन है, इसमें विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ और विश्व बैंक वगैरह भी इसके अंदर में शामिल हैं जो मिल करके प्रयास कर रहे हैं। आइए जरा हम देखते हैं कि भारत में अब तक किस हद तक यहां पर प्रयास किए गए हैं। भारत ने 1980 के दशक में ज़ूनोसिस के ऊपर में, अर्थात ऐसी बीमारियां जो पशुओं से मानवों में फैल जाती हैं, इस पर एक राष्ट्रीय स्थायी समिति, ध्यान रखना स्थायी समिति है, इसकी स्थापना की। नागपुर में एक स्वास्थ्य पर केंद्र स्थापित करने की बात भी कही गई जो कि एक समग्र स्वास्थ्य नीति को आगे बढ़ाएगा। पशुपालन और डेयरी विभाग ने 2015 के बाद से पशु रोगों के प्रसार को कम करने के लिए कई योजनाएं आरंभ की। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के अंदर में कृषि के साथ साथ पशुपालन एक बहुत बड़ा उद्योग है। यहां पर बहुत सारे लोगों की आजीविकाएं जुड़ी हुई हैं और ऐसे लोग लगातार पशुओं के संपर्क में आते रहते हैं। दुनिया के अंदर में पशुओं की एक बहुत बड़ी आबादी भारत के अंदर में निवास करती है। पशुओं से जुड़े हुए कई सारे खाद्य पदार्थ हैं जिनका लोग उपभोग करते हैं। तो ऐसे में पशु अगर रोग मुक्त होंगे तो उनके आसपास का जो समाज है वो भी रोगों से मुक्त रहेगा। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इसने इस बात की भी घोषणा की कि बहुत जल्दी ही संबंधित मंत्रालय के भीतर एक स्वास्थ्य इकाई की स्थापना की जाएगी। भारत केंद्रीय स्तर पर जो काम कर रहा है वो तो ठीक है, स्थानीय स्तर की हम बात करें, राज्यों की बात करें तो वहां पर भी पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता के लिए कई सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। WHO का एक अनुमान है कि रेबीज की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर लगभग $6 बिलियन का सालाना बोझ पड़ता है। अब जरा रेबीज की बात कर लें। रेबीज एक जूनोटिक डिजीज है जो कि मुख्य रूप से दुनिया भर की अगर हम बात करें तो 99% कुत्तों के काटने से होती है। इसका जो बचाव है वो 100% संभव है, बचाव संभव है, लेकिन अगर ये एक बार हो गया तो फिर ये जानलेवा साबित होता है। इससे बचने का तरीका क्या है कि अगर कहीं पर किसी को किसी डॉग ने बाइट कर लिया है तो वहां पर क्या करेंगे, उस चोट को, उस जख्म को सोप से साफ करेंगे, वैक्सीन इंजेक्शन लेने का प्रयास करेंगे। यहां पर जो डॉग हैं, पेट्स हैं, उनको नियमित रूप से वैक्सीनेट करवाएंगे ताकि उनके अंदर में रेबीज के वायरस पनप ना पाए कि अगर गलती से काट भी लिया तो ये समस्या घट सके। अब अगर हम भारत की बात करें तो 97% मामले, देखो ये दुनिया की बात हो रही थी और ये भारत की बात है, कुत्तों से ही संबंधित होते हैं 97% मामले। और ये मामले ज्यादा देखने को मिलते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे वो एशिया हो, भारत हो एशिया के अंदर में, या अफ्रीका हो या दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र हो। तो लोगों में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है जूनोटिक बीमारियों के प्रति। आप ये समझिए कि रेबीज इतने समय से इसके बारे में जानकारियां दी जा रही हैं लोगों को, तब भी दुनिया के अंदर में हर 10 मिनट में एक व्यक्ति की मृत्यु होती है रेबीज की वजह से, जबकि इतने पहले से जानकारियां दी जा रही हैं तब यह स्थिति है। तो अगर वर्तमान की बात करें, भविष्य की बात करें
तब तो हमें और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता रहने वाली है। और इसमें एक और खास बात देखने को दिखाई पड़ती है, वो बात यह है कि 40% तक लोग जिनमें रेबीज हो जाता है उनकी उम्र 15 साल से कम है। एक अगला बिंदु हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वन्य जीवों में 1.7 मिलियन से ज्यादा वायरस हैं और मनुष्य को अगर हम देखें तो वो लगातार जंगलों को साफ करता जा रहा है। मानव जाति लगातार अलग अलग पशुओं के संपर्क में आ रही है जंगल के अंदरूनी क्षेत्रों में जाकर के, और फिर ये वायरस इन मनुष्यों को संक्रमित करते हैं। ये मनुष्य जब वहां से बाहर आते हैं तो समाज के अंदर लोगों में ये वायरस फैल जाते हैं। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मनुष्यों को अपने विकास की सीमाएं तय करनी पड़ेंगी। निश्चित रूप से अगर हम भविष्य की राह की बात करें तो पशु उत्पादकता और स्वास्थ्य के लिए सूचना नेटवर्क, इसके साथ साथ में राष्ट्रीय पशु रोग रिपोर्टिंग प्रणाली, ये दो प्रमुख संस्थाएं हैं। इनके मध्य में समन्वय को बढ़ाना चाहिए। इसके साथ साथ में मनुष्यों के अंदर में रोग फैलते हैं, उनके संदर्भ में जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के अंदर में, और जो पशुओं के अंदर में जो रोग फैलते हैं उनकी जो निगरानी करती हैं संस्थाएं, इन सारी संस्थाओं के बीच जब सूचनाओं का अच्छे से आदान प्रदान होगा तब हम इन महामारियों का मजबूती से सामना कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त कुशल मानव श्रम, चाहे वो पशुओं के स्वास्थ्य के संदर्भ में हो चाहे वो मानव स्वास्थ्य के संदर्भ में हो, हमें इस पर भी ध्यान देना होगा। इसके साथ साथ में खाद्य सुरक्षा का पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। जिन जगहों पर पशुओं का मांस पैक किया जाता है, आयात निर्यात किए जाते हैं, इनके संदर्भ में कड़े सुरक्षा मानक अपनाए जाने चाहिए ताकि किसी भी क्षेत्र के अंदर में अगर कोई संक्रमण फैला है तो वो अन्य क्षेत्रों में पहुंचने ना पाए। स्टूडेंट्स, हमारा अगला समाचार है पेज संख्या 6 से। GS2 इंटरनेशनल रिलेशन के साथ में इसको हम जोड़ सकते हैं और समाचार है द न्यूक्लियर चैलेंज, नॉर्थ कोरियाज इकोनॉमिक वरीज एंड द यूनाइटेड स्टेट्स न्यूक्लियराइजेशन कंसर्न्स नीड्स एड्रेसिंग। क्या है यहां पर, ध्यान से देखिए। परमाणु चुनौती उत्तर कोरिया दुनिया के सामने लगातार पेश करता रहा है। उत्तर कोरिया में तानाशाही शासन है और ऐसे में हम बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं उत्तर कोरिया के ऊपर में। ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन उत्तर कोरिया के सामने भी अपनी चिंताएं हैं। वर्तमान महामारी ने उत्तर कोरिया की आर्थिक स्थिति और खराब कर दी है। चीन से उसे लगातार समर्थन मिलता रहता था, लेकिन चीन के ऊपर भी इस महामारी के दुष्प्रभाव तो हुए हैं। इसके अतिरिक्त अमेरिका ये चाहता है कि इस क्षेत्र के अंदर में परमाणु हथियारों की जो दौड़ उत्तर कोरिया के द्वारा शुरू की गई है इसको रोका जाए, और वर्तमान अमेरिकी प्रशासन इसी संदर्भ में प्रयास भी कर रहा है। अमेरिका उत्तर कोरिया के संदर्भ में भयादोहन के सिद्धांत को अपनाता हुआ दिखता है। अब ये भयादोहन का सिद्धांत क्या होता है, जरा इस पर ध्यान दीजिए। भयादोहन अर्थात डेटरेंस थ्योरी, मतलब कि एक देश दूसरे देश को डरा करके, हथियारों का भय दिखा करके, प्रतिबंधों का भय दिखा करके कहता है मेरी बात मान लो, नहीं तो हम तुम्हारे लिए समस्याएं पैदा कर देंगे। जैसे अमेरिका उत्तर कोरिया को कहता है तुम्हारे ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो इन सब चीजों को भयादोहन या डिटरेंस थ्योरी कहा जाता है, और कोल्ड वॉर के समय में खूब इस्तेमाल किया था इसको अमेरिका ने और सोवियत संघ ने एक दूसरे के प्रति। अच्छा, इस आर्टिकल में स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को एक बात और याद दिलाना चाहूं। कल का जो मेरा क्लास था उसको आप जरूर देख लीजिएगा। टाइम स्टैंप वाले सेगमेंट में जाइएगा और वहां पर जो उत्तर कोरिया का संदर्भ है उस पर क्लिक कर देंगे आप लोग तो सीधे वहां पहुंच जाओगे। कल मैंने उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच का युद्ध, उनके बीच का अब तक का इतिहास, उसमें अमेरिका, चीन और भारत की भूमिका, इसके बारे में इन डिटेल चर्चा की थी। आज की जो हमारी चर्चा है वो जो हालिया घटनाक्रम है हम केवल वहां तक सीमित रहने वाले हैं। आइए देखते हैं जरा इसको। अमेरिका लगातार ये कहता रहा है कि ईरान और उत्तर कोरिया के जो परमाणु कार्यक्रम हैं वो अमेरिका के साथ साथ विश्व की सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर खतरा है। मिस्टर बाइडेन जो हैं, इनके पहले डोनाल्ड ट्रंप
उसके पहले बराक ओबामा, इन लोगों ने भी उत्तर कोरिया के साथ में संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया था। और अगर मैं बात करूं तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लगभग सभी अमेरिकी राष्ट्रपति उत्तर कोरिया के साथ संबंधों को बेहतर करने का प्रयास करते रहे, लेकिन उनकी विदेश नीति में उत्तर कोरिया हमेशा एक अनसुलझी पहेली की तरह रहा। बराक ओबामा ने प्रयास किए 2012 के लगभग, आप यहां देख सकते हैं, लेकिन उसी बीच उत्तर कोरिया ने एक रॉकेट लॉन्च कर दिया, बातचीत वहीं से टूट गई। फिर मिस्टर ओबामा वेट एंड वॉच की पॉलिसी में आ गए और इसको नाम दिया गया स्ट्रेटेजिक पेशेंस, रणनीतिक धैर्य। डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, वो तो बहुत अधिक उत्साही निकले और वो उन्होंने कई स्तर के शिखर सम्मेलन आयोजित किए किम जोंग उन के साथ में। हालांकि सफलता डोनाल्ड ट्रंप को भी प्राप्त नहीं हुई। अब मिस्टर बाइडेन जो है वो बराक ओबामा की नीति और डोनाल्ड ट्रंप की नीति, इन दोनों के बीच में कोई रास्ता चुन सकते हैं, एक मध्यम मार्ग को अपना सकते हैं। अब अगर यहां पर कुछ अन्य बिंदुओं पर भी हम लोग ध्यान दें इस स्लाइड के, तो क्लिंटन प्रशासन, जब बिल क्लिंटन राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तो उन्होंने भी उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए प्योंगयांग के साथ में समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन कुछ विशेष हुआ नहीं था। मिस्टर ओबामा की बातें मैंने बता ही दी। मिस्टर ट्रंप तो 3 बार मिले, सफलता इनको भी नहीं मिली। 2019 में हनोई में दोनों के बीच एक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। आप यहां पर फोटो भी देख सकते हैं, मिस्टर ट्रंप बड़े उत्साह के साथ मिल रहे हैं किम जोंग उन के साथ में। अमेरिका ने उत्तर कोरिया के सामने प्रस्ताव रखा कि आप परमाणु प्रसार को छोड़ दीजिए और हम आपके ऊपर से प्रतिबंधों को हटा देंगे, लेकिन उत्तर कोरिया ने इसे अस्वीकार कर दिया, बातचीत टूट गई यहां से। इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि जब वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन सत्ता में आए, तो उत्तर कोरिया ने लगभग उसी समय में कम दूरी की एक मिसाइल का परीक्षण किया। अब ये तो उकसाने वाली बात हो गई। अमेरिका ने यह कहा भी कि लगता है कि आप हमें उकसाना चाहते हैं कि हम आपके खिलाफ कठोर कदम उठाएं। लेकिन यहां पर एक बात पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि भले उत्तर कोरिया कहता रहता है कि हम परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, हम हाइड्रोजन बम भी बनाएंगे, हम बड़ी बड़ी लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइलें बनाएंगे, लेकिन यहां पर स्वनियंत्रण का एक पुट भी दिखाई पड़ता है। उत्तर कोरिया कहता है कि हम स्वयं रुकेंगे, हमें रोकने का प्रयास मत करिए, हमें जब लगेगा कि हमने राष्ट्रीय सुरक्षा प्राप्त कर ली है, तब हम अपने इन सारे कार्यक्रमों को रोकेंगे, विराम देंगे। तो ये एक छोटी सी आशा की किरण है। यहां पर बहुत भरोसा नहीं कर सकते हैं, मैंने शुरुआत में ही यह बात बोली, तानाशाही पूर्ण शासन है, कुछ भी निर्णय अचानक से हो जाते हैं उत्तर कोरिया के अंदर में। और अगर उत्तर कोरिया के ये खतरनाक हथियार किसी आतंकवादी समूह के हाथ में पड़ गए या इसने बेच दिए, तो निश्चित रूप से पूरे विश्व की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। लेकिन इस बात पर भी ध्यान रखना है कि वर्तमान महामारी के संदर्भ में उत्तर कोरिया एक भयानक आर्थिक संकट से जूझ रहा है। उसके यहां अनाज का एक बहुत बड़ा संकट है। इसके अलावा उत्तर कोरिया की जमीन भी इतनी उपजाऊ नहीं है कि वहां पर अनाज को उगाया जा सके, तो उसके देश में लोगों के जीवन पर संकट है। अमेरिका को कूटनीति से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर अमेरिका को यह लगता है कि वो यहां पर हथियारों का इस्तेमाल करके उत्तर कोरिया को डरा लेगा, तो ये अब तक कई बार करने का प्रयास किया गया है, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुई है। तो बेहतर है यहां पर एक मध्यम मार्ग, थोड़ा सा उत्साह, थोड़ा सा पेशेंस, वेट एंड वॉच, इसका इस्तेमाल करके शायद इस क्षेत्र में तनाव घटाए जा सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले समाचार पर। पेज संख्या 8 से लिया गया है, इसको GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में जोड़ सकते हैं। इसमें हम कुछ अंतरराष्ट्रीय कानूनों की बात करेंगे, भारत के संविधान के एक बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद 21 की बात करेंगे, और नॉन रिफाउलमेंट थ्योरी क्या होती है थोड़ा इसकी बात करेंगे। ये उत्तर लेखन में बहुत हेल्प करेगा स्टूडेंट्स। नॉन रिफाउलमेंट का सिद्धांत आपको पता होना चाहिए। समाचार है हमारा, 7 म्यांमार रिफ्यूजीज कैन अप्रोच UNHCR। मणिपुर हाईकोर्ट ने कुछ निर्णय दिया है अनुच्छेद 21 और नॉन रिफाउलमेंट को जोड़ करके। देखिए जरा इसको, मणिपुर उच्च न्यायालय ने कहा है कि अनुच्छेद 21 गैर वापसी मतलब नॉन रिफाउलमेंट, इसके अधिकार को स्वयं में शामिल करता है।
अनुच्छेद 21 को आप लोग इतना जरूर ध्यान रखें स्टूडेंट्स कि ये बहुत महत्वपूर्ण मूल अधिकार है भारतीय संविधान के अंदर में, नागरिकों विदेशियों दोनों को प्राप्त है। इतना महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी इसे प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। अब नॉन रिफॉल्वमेंट थ्योरी क्या है? ये एक प्रकार का अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत है और इसके माध्यम से अपने देश से उत्पीड़न से या मृत्यु के भय से भागने वाले व्यक्ति को वापस लौटने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। और यह तब लागू होता है जब उस देश के अंदर में तख्तापलट हो गया हो, या धार्मिक आधार पर लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा हो, या उस देश में गृह युद्ध की स्थिति बन गई हो। तो ऐसे लोगों की रक्षा करने की जिम्मेदारी नैतिक रूप से दुनिया के लगभग सभी देशों के ऊपर में है। तो म्यांमार के ये जो 7 शरणार्थी हैं, मणिपुर उच्च न्यायालय ने कहा है कि यूएनएचसीआर की जो शाखा नई दिल्ली के अंदर में है, उसके जो प्रतिनिधि नई दिल्ली से काम करते हैं, उनसे ये लोग संपर्क कर सकते हैं। आपको यहां पर यह ध्यान रखना बहुत आवश्यक रहेगा कि भारत 1951 के शरणार्थी अभिसमय का पक्षकार नहीं है और इसीलिए भारत कई बार यह कहता रहा है कि मानवों की रक्षा के लिए तो हम कृतसंकल्प हैं। हम अपने आस पड़ोस में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो मानवता के नाते लोगों के हितों की रक्षा के लिए सामने आएंगे, लेकिन हम ऐसे लोगों को अपने देश में शरण देने के लिए बाध्य नहीं है। आप लोग रोहिंग्याओं के संदर्भ में भी इस विषय को याद रखिएगा। जब रोहिंग्या शरणार्थियों का मुद्दा सामने आया था, तब भी यही शरणार्थी अभिसमय 1951 की बात की गई थी। उसका संबंध भी म्यांमार से था। वर्तमान जो समस्या है ये भी म्यांमार से ही संबंधित है और हम सभी लोग जानते हैं कि म्यांमार के अंदर में भारत के कई सारे प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। उत्तर पूर्व के साथ कनेक्टिविटी के जो प्लान है, हमारे कलादान सेतुवे मॉडल है, म्यांमार के माध्यम से ही हम चला रहे हैं। तो भारत की स्थिति बड़ी दुविधा वाली हो जाती है कि एक तरफ राष्ट्रीय हित है और दूसरी तरफ नैतिकता है, मानव अधिकार है। भारत जो है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 और 1966 के नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का पक्षकार है। इसके साथ साथ में अनुच्छेद 21 जो कि यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो भारत के ऊपर में अब ये ऑब्लिगेशंस भी आ जाते हैं। अनुच्छेद 21 लगातार चर्चा में है स्टूडेंट्स। अगर हम वर्तमान महामारी की बात करें तो ये जो महामारी में ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं, दवाओं की कमी से जो लोग मर रहे हैं, न्यायपालिका ने वहां पर यही बात कही है कार्यपालिका के संदर्भ में कि ये भारत के नागरिकों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है कार्यपालिका के द्वारा और आपको इसकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। तो अनुच्छेद 21 कितना महत्वपूर्ण है, ये बात आपको स्पष्ट हो रही होगी। यहां से हम लोग यूएनएचसीआर की बातें काफी कर रहे थे। इस संस्था को जरा देख लेंगे तो इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। दुनिया के अनेक देशों में जैसे सीरिया हो गया, इराक का क्षेत्र हो गया, अफगानिस्तान का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर यमन का क्षेत्र हो गया और भी कई सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर गृह युद्ध की स्थिति है। तो वहां पर जो शरणार्थी हैं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए यह संस्था काम करती है। 1950 से काम कर रही है, नॉन प्रॉफिट संस्था है ये और जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर में इसका मुख्यालय है। अगला समाचार हम लोग लेंगे पेज संख्या 13 से। जीएस प्रीलिम्स के साथ में इसे हम जोड़ सकते हैं। जर्मन फिलोसोफर रिफ्यूजेस यूएई प्राइज। देखते हैं जरा। जर्मनी के एक दार्शनिक हैं जर्गेन हैबेरमास। इनको शेख जायद बुक अवार्ड देने की घोषणा की गई थी, लेकिन इन्होंने इस अवार्ड को लेने से मना कर दिया, यह कहते हुए कि यूएई के अंदर में लोकतंत्र नहीं है और वहां पर जो लोग शासन की आलोचना करते हैं उनका कठोरता पूर्वक दमन कर दिया जाता है। दरअसल जर्गेन हैबेरमास जो हैं वो लोकतंत्र के बड़े पक्के समर्थक हैं। मानव अधिकार, नैतिकता के ऊपर में उन्होंने खूब लिखा है और उनको लेखन ने सिर्फ जर्मनी को ही नहीं
दुनिया के अनेक देशों को प्रभावित किया है। अगर हम वर्तमान संदर्भ की बात करें तो श्री हैबरमास को कल्चरल पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड देने की बात कही गई थी। यह पुरस्कार शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहयान के नाम पर रखा गया है, जो यूएई के पहले राष्ट्रपति थे, जब यहां पर 7 अमीरातों ने मिल करके इसकी स्थापना की यूएई की 1971 में। इस पुरस्कार की अगर हम बात करें तो यह पुरस्कार अबू धाबी के संस्कृति और पर्यटन विभाग द्वारा संचालित एक स्वतंत्र सांस्कृतिक पहल है। प्रत्येक पुरस्कार में एक स्वर्ण पदक होता है जो शेख जायद बुक अवार्ड लोगो रखता है, साथ में योग्यता का प्रमाण पत्र होता है और नगद पुरस्कार दिया जाता है। पहली बार यह पुरस्कार 2007 में दिया गया था। अब काफी सारी बातें हो गई हैं यूएई के बारे में। यूएई अरब प्रायद्वीप के अंदर में बहुत तेजी के साथ भागता हुआ देश है, लगातार चर्चा में रहता है, तो निश्चित रूप से आपको इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। यह देश जो है अरब प्रायद्वीप में पूर्वी छोर पर स्थित है, पश्चिम एशिया का देश है। ओमान और सऊदी अरब के साथ सीमाएं बनाता है। कतर और ईरान के साथ फारस की खाड़ी में समुद्री सीमा बनाता है। 7 अमीरों को मिला करके ये बना है, जिसमें अबू धाबी है, अजमान है, दुबई है, फुजैरा है, रस अल खैमा, शारजाह और अल शवाइन है। अब जरा मानचित्र पे देखिए, चीजें और स्पष्ट होंगी आपको। यहां देखिए अबू धाबी है और ये सबसे बड़ा शहर भी है इसका। अब यहां पर आप जो अन्य क्षेत्र मैंने बताए थे, देखिए अजमान है, ये अल शवाइन का क्षेत्र है, ये रास अल खमैया का क्षेत्र है, फुजैरा का क्षेत्र हो गया, ये शारजाह यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। एक जमाने में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट प्रतियोगिता खूब प्रसिद्ध थी शारजाह वाली। पड़ोस में आप देखिए तो सऊदी अरब का क्षेत्र है, यहाँ पर ओमान का क्षेत्र है यहाँ पर, और ये फारस की खाड़ी का क्षेत्र है, जहां पर मैंने कहा था इसके माध्यम से ये कतर और ईरान के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। अगला समाचार है, नेटको गेट्स CDSCO नॉड फॉर इमरजेंसी यूज ऑफ बेरेसिटिनिब टैबलेट्स फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट। दरअसल एक संस्था है नेटको फार्मा, इसको भारत का जो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इस बात की अनुमति दी है कि इस संस्था के द्वारा विकसित बेरेसिटिनिब टैबलेट्स जो हैं वो रेमडेसिविर के साथ में कोविड-19 से ग्रसित जो रोगी हैं उनके इलाज में प्रयोग की जा सकती हैं। आप लोग इस संस्था को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, CDSCO को विशेष रूप से। ये अमेरिका के FDA की जैसी है, जैसे अमेरिका में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, और उसी के जैसे ये भारत में दवा और चिकित्सा उपकरणों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर नियामक संस्था के रूप में कार्य करती है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, पशु, मानव और पर्यावरण के स्वास्थ्य का समग्र दृष्टिकोण संपूर्ण मानवों को कई महामारियों से बचा सकता है। विश्लेषण कीजिए। 250 शब्द, 15 अंक। भूमिका में सबसे पहले जो वन हेल्थ अप्रोच है, ये विचारधारा क्या है, इसका परिचय दीजिए। सबसे पहले चित्र बना देंगे आप लोग तो बहुत अच्छा रहेगा। जो मैंने चित्र बताया था आपको, पर्यावरण, पशु और मानव किस तरीके से वो इंटरसेक्ट कर रहे थे वन हेल्थ पे जाकर के। मुख्य भाग में रोडोल्फ विर्चो के जो विचार हैं इनको आप बताएंगे। फिर जोनोटिक संक्रमण क्या होता है, एंथ्रोपोजोनेटिक संक्रमण क्या होता है, इसकी बात बताएंगे। वैश्विक स्तर पर वन वर्ल्ड वन हेल्थ के संदर्भ में क्या प्रयास हो रहे हैं, त्रिपक्षीय गठबंधन की जो मैंने बात की थी, कई सारी संस्थाएं बताई थी आपको, अगर आप उसमें 2 भी बता देंगे तो चलेगा, बहुत आराम से चलेगा स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद पशु रोग नियंत्रण के लिए जो राज्यों को सहायता दी जा रही है उसकी चर्चा हम लोग कर लेंगे। पशुपालन और डेयरी विभाग यहाँ पर जो काम कर रहा है उसकी बात हम लोग कर लेंगे, तो मामला यहाँ पर संपूर्ण हो जाएगा। निष्कर्ष में जब आप जाएंगे तो वहां स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से पशु उत्पादकता और स्वास्थ्य के लिए सूचना नेटवर्क और राष्ट्रीय पशु रोग रिपोर्टिंग प्रणाली में समन्वय की बात आप लोग कर देंगे। कुशल मानव श्रम की यहाँ पर क्या आवश्यकता है उसकी बात भी आप लोग कर देंगे।
इसके अलावा खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में विशेष दिशा निर्देश होने चाहिए, उसकी बात भी आप लोग कर देंगे। तो इससे एक अच्छा निष्कर्ष तैयार हो जाएगा और एक अच्छा उत्तर भी आपका बन जाएगा। अब आगे देखते हैं जरा। मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न में अगला प्रश्न है, अमेरिका और उत्तर कोरिया के संबंधों पर प्रकाश डालिए। हालिया घटनाक्रमों के संदर्भ में टिप्पणी कीजिए। 150 शब्द 10 अंक। भूमिका में सबसे पहले आप टकराव के कारणों का परिचय देंगे। खास तौर पर यहाँ पर जो उत्तर कोरिया कई सारी मिसाइलें, कई सारे परमाणु बमों का जो टेस्ट कर रहा है उस संदर्भ में। फिर अमेरिका ने अतीत में जो प्रयास किए हैं द्वितीय विश्व युद्ध के साथ थोड़ा सा इसको जोड़ देंगे। फिर क्लिंटन की नीति, बराक ओबामा, फिर ट्रंप की पॉलिसी और अब वर्तमान में जो बिडेन वो क्या कर रहे हैं और या क्या करेंगे, तो उसकी थोड़ी सी संभावना यहां पर आप लिख देंगे। इसके अलावा उत्तर कोरिया की जो समस्याएं हैं उसको भी लिख देंगे, क्योंकि जब तक उत्तर कोरिया के सामने चैलेंजेस नहीं आएंगे तब तक वो बातचीत के टेबल पर कहां आने वाला है। तो आर्थिक संकट की बात कर देंगे। वर्तमान महामारी से जोड़ करके चीन के द्वारा उत्तर कोरिया को समर्थन तो रहता है, लेकिन वर्तमान महामारी से असर चीन पर भी पड़ा है, तो निश्चित रूप से थोड़ा सा उत्तर कोरिया को जो समर्थन चीन से पहले मिल रहा होगा उसमें कहीं ना कहीं एक गिरावट हो सकती है। अब अगर निष्कर्ष की बात करें तो मध्यम मार्ग की जो कूटनीति है वो यहां पर सबसे उत्तम रास्ता साबित हो सकती है, क्योंकि उत्तर कोरिया जैसे देश को हथियारों का डर तो दिखाया जा नहीं सकता है। वेट एंड वॉच का इस्तेमाल किया जाए, थोड़ा गर्मजोशी का इस्तेमाल किया जाए, थोड़ा बातचीत का सहारा लिया जाए। इस तरीके से जो है कूटनीतिक मार्ग ही इस क्षेत्र में शांति को स्थापित करने का रास्ता हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारे नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।